आपका क्वेश्चन पेपर 11th साइंस एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग एमयू का 2023 का क्वेश्चन पेपर है ये, और इसका हम डिटेल्ड सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। ऑलरेडी हम इसके 3 पार्ट बना चुके हैं, तो 4th पार्ट में बचे हुए फिजिक्स के हम क्वेश्चंस देखेंगे, और बाकी साइंस के भी अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ तो हम इसी में सवाल देख लेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 से। क्वेश्चन नंबर 58 में लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि ये सवाल पूरी तरह सही नहीं है, तो इसको फिलहाल छोड़ दे रहे हैं हम। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है 59। ए ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोट्स इन ए लिक्विड। हिंदी में आप बराबर में देख ही रहे हैं, तो आई थिंक हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे हम हिंदी इंग्लिश का फ़र्क रखते नहीं हैं, लगातार बताते रहते हैं दोनों के मीनिंग्स। ओके, तो ब्लॉक है हमारा वुड का, जो कि फ्लोट कर रहा है किस पे, लिक्विड में, और 4/5 ऑफ द वॉल्यूम, इसका 4/5 वॉल्यूम कुछ इस ढंग से डूबा हुआ है पानी के अंदर। ओके, ये पानी है और इसके अंदर ये लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा है, जिसका तकरीबन 4/5 हिस्सा जो है वो डूबा हुआ है। इफ़ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वुड इज़ 0.8 द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, हमें रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है आर डी, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, आर डी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस SUBS लिख दिया हमने शॉर्ट में, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री। हम पूरा लिखने रहे हैं, बट आप इसको पूरा ही नोट करना। क्लियर है? तो यहाँ से हमें मिल जाएगी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, तो ये हम लिख देंगे 0.8, क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी यही दी हुई है हमें, और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमें निकालनी है, और नीचे में दिया हुआ वाटर डेंसिटी हमें पता है 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है 10⁻³ तो इसको आप इससे ट्रांसफ़र करेंगे और मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा आपका। यानी कि यहाँ से डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमें मिलेगी, और ये होगी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, और ये हो जाएगी आपकी 0.8 इंटू 10⁻³। क्लियर है? तो इतना हो गया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें पता करना है जो हमें लिक्विड दिया गया है उसकी डेंसिटी क्या होने वाली है। ओके, तो वेट ऑफ बॉडी हमें पता है, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू ऑफ थ्रस्ट। वेट ऑफ बॉडी को आप क्या कहेंगे, mg, और अब थ्रस्ट को आपको फॉर्मूला कैसे होगा, v रो g। ओके, अब यहाँ पे वॉल्यूम कितना, जितना डूबा हुआ है, तो उसको आप लिखेंगे 4/5 v इंटू रो इंटू जी, ये आ गया। अब इस mg को आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप vdg लिख सकते हैं, क्योंकि m की जगह v इंटू डी लिख सकते हैं, तो vdg। अब देखिए g से यहाँ पे g कैंसिल हो जाएगा, v से आपका v भी कैंसिल हो जाएगा, और d की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, d की वैल्यू हमें दी हुई है, ये जो रिलेटिव डेंसिटी आई थी, तो 0.8 इंटू 10⁻³, यहाँ पे हम इसके बदले लिख देंगे d के बदले, तो यहाँ से 5 आ जाएगा, और इसको जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो रो की वैल्यू हमें यहाँ से मिलने वाली है, और रो की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, यहाँ से ये मिलेगी आपकी 1000, रो इज इक्वल टू 1000, ओके, kg/क्यूबिक मीटर। तो ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर है 60, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे हमने बताना है क्वेश्चन नंबर 60 में कि इनमें से कौन सा रॉन्ग है, सही नहीं है। तो आप देखेंगे ऑप्शन बी, साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ए टोन कहलाता है वो, अगर सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है तो ये टोन कहलाता है, इसका मतलब ये गलत दिया हुआ और यही हमारा आंसर बनेगा। आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा होती है तो ये क्या कहलाता है, तब ये नोट कहलाता है। ओके, तो ऑप्शन बी आपका आंसर बनेगा, बाकी दिए गए तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 61, 3 रजिस्टर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ये कुछ इस ढंग से, एक यहाँ पे लगा है जस्ट मिनट, और इसकी वैल्यू कितनी दी है, 2 ओमेगा, ठीक है। एक यहाँ पे दिया हुआ है 3 ओमेगा, और ऐसे एक यहाँ पे भी दिया हुआ है 5 ओमेगा। ओके, 5 ओमेगा, ये 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं। यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट की गई है, और इसकी वोल्टेज कितनी है, 10 वोल्ट की बैटरी है ये। ओके जी, हमसे पूछा गया है द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 ओमेगा रजिस्टर, तो यहाँ पे 3 ओमेगा रजिस्टर मतलब इस रजिस्टर की बात हो रही है, तो तीनों रजिस्टर्स में क्या होगा,
वोल्टेज तो सेम रहेगा क्योंकि ये पैरेलल अरेंजमेंट है। इसका मतलब 10 वोल्ट ही आपका आंसर होगा और ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वेट ऑफ द सॉलिड इज 80 ग्राम्स इन एयर एंड वाटर में यहाँ पे वेट दिया हुआ है 62 ग्राम्स। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड पता करनी है हमने, तो यहाँ पे हमारे पास देखिए ये है आपका एयर, ये है आपका वाटर, ओके। और यहाँ पे जो वेट दिया है 80 ग्राम दिया हुआ है और यहाँ पे वेट दिया हुआ है 62 ग्राम, 62 ग्राम। फॉर्मूला हमारे पास होता है आर डी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड इन एयर, वेट ऑफ सॉलिड इन एयर अपॉन सेम चीज वेट ऑफ सॉलिड इन एयर माइनस, नीचे क्या करेंगे माइनस भी करेंगे, वेट ऑफ सॉलिड इन, ऐसे आप लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें रिलेटिव डेंसिटी मिल जाएगी। तो आर डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये दिया है 80 और नीचे भी 80 लिखेंगे, माइनस कर देंगे 62, तो ये 80/18 ये हो जाएगा। तो ये 4.44 आ जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 63। यहाँ पे हमें दिया गया है एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब दिया गया है जिसकी रेटिंग कुछ इस ढंग से दी है 200 वोल्ट और 100 वाट, यानी कि पावर उसकी 100 वाट है। ऐसे लिए गए हैं 5 सच बल्ब, तो इसका मतलब पावर टोटल हमारे पास कितनी हो जाएगी, पावर हो जाएगी 500, ओके, क्योंकि एक बल्ब है 100 वाट का, ओके। और उसके बाद हमें टाइम दिया हुआ है टी इज टाइम 4 आवर्स दिया हुआ है टाइम। तो हमारे पास एनर्जी कितनी कंज्यूम हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी पावर P इंटू टी, लेकिन P निकालेंगे हम किस में, किलोवाट में, ओके। और टाइम भी लेंगे हम आवर्स में, तो टाइम तो आवर्स में दिया हुआ है हमें 4 आवर्स, लेकिन इसको किलोवाट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 1000, ओके। यहाँ से आप इसको कट कर दो, 2 हो जाएगा, यानी कि 2 मिला हमें यहाँ से। एनर्जी टोटल कितनी हो गई 2 यूनिट, लेकिन रेट क्या है, रेट है आपका 50 पैसे पर यूनिट, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी ई इंटू जो भी रेट है, ओके। तो 1/2 यानी कि 2 इंटू 1/2 यानी कि 1 रुपी आंसर हो जाएगा आपका। और ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ये बी। नेक्स्ट देखिए, बेहद आसान सवाल है ये 64 नंबर। यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी एन दी हुई है और ये है हर्ट्ज में दी हुई है, यानी कि 1 सेकंड में 100 बार वो 100 चक्कर लगाता है, मतलब 100 बार इधर आता है 100 बार उधर जाता है, ऐसे कह सकते हैं, ओके। तो हमें निकालना टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू होता है 1/n, तो 1/100 हो जाएगा ये, और आंसर कितना आ जाएगा 0.01, तो 0.01 यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 65 नंबर में पूछा गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो आप जानते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर आई आप इसे शॉर्ट में कह सकते हो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ऑप्टिकल डेंसिटी के, ओडी कह सकते हैं आप इसको शॉर्ट में, और साथ ही साथ प्रोपोर्शनल होती है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं आप इसको टेम्परेचर के, TEMP, टेम्परेचर के, ओके। और एक और रिलेशनशिप होता है इसका आर आई का किसके साथ, वेव लेंथ ऑफ लाइट के साथ। तो यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि ये 1/, यानी कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेव लेंथ ऑफ लाइट, लैम्डा लिख देते हैं इसको, ओके। तो ये 3 रिलेशनशिप होते हैं। इस हिसाब से आप देखोगे तो इंसिडेंट एंगल से इसका कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर होगा 66। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज गिवन, ऐसे इतना दैट ऑफ ग्लास इज ऑल्सो गिवन, द रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर इज। तो देखिए हमें दिया है एन जी सॉरी सही से बना लेते हैं, एन जी दिया है 3/2, और रेफ्रेक्टिव इंडेक्स फॉर ग्लास दिया हुआ है NW दिया हुआ है, वाटर के लिए दिया हुआ है NW, दैट इज 4/3, ओके। ये हमें दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ओके। तो हम NG ऊपर रख देंगे
और नीचे रख देंगे NW। ओके, तो यहाँ से हमें मिलने वाला 3/2 अपॉन 4/3। इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये आ जाएगा आपका 9/8। 9/8 और ऑप्शन बी आपका इधर से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर होता है 67। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। तो रेजिस्टिविटी यानी कि रो। तो आप जानते हो कंडक्टर्स के केस में अगर हम बात करें तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये रो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, ओके, इन दो चीज़ों पे ये डिपेंड करेगी अगर कंडक्टर का केस है तो। लेकिन अगर सेमीकंडक्टर का केस है तो ये टेम्परेचर के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप रखती है। सेमीकंडक्टर के केस में सेमी कंडक्टर्स कैसा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे रेजिस्टिविटी घटती चली जाएगी। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी, द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 68 देखिए, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स हमारा मतलब होता है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आयनिक कंपाउंड। आयनिक का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट। और आप जानते हो जैसे आयनिक कंपाउंड हमारा होता है NaCl, ये अगर ब्रेक होगा तो किस में ब्रेक होगा? Na और Na+ में, और Cl- में भी ब्रेक होगा। तो किस में ये सॉल्युबल होता है? नमक तो आपको पता है किस में सॉल्युबल होता है? वाटर में। ओके, तो सीधा सा मतलब ये है कि आयनिक कंपाउंड जो है वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल में बहुत कम या ना के बराबर सॉल्युबल होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगर कोवेलेंट कंपाउंड होते तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि ऊपर दिए हुए हैं तीनों, इनमें ज़्यादा सॉल्युबल होते। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा तैयार हो गया। इनफैक्ट अगर आप गोइंग फॉरवर्ड कोई एग्जाम देंगे इस तरह का तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट देखिए 69 नंबर, कंपाउंड फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ इथेनोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटालिस्ट इज। देखिए बेसिक कैरेक्टर जो है वो नीचे जाने पर पीरियोडिक टेबल में आप ग्रुप में अगर नीचे की तरफ जाओगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। कौन कौन से और कैरेक्टर बढ़ते हैं देखिए, TB से मरा, T से थर्मल स्टेबिलिटी, B से बेसिक कैरेक्टर, S से सॉल्युबिलिटी और उसके बाद M से मेटेलिक कैरेक्टर। ये चारों कैरेक्टर जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो उस टाइम ये बढ़ते हैं, ऊपर से नीचे जाने में ये बढ़ते हैं। और अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो उस केस में जब हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे होते हैं तो ये घटते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं TB से मरा, और इस ढंग से आपका आंसर हो जाएगा Na2O। ओके जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 71, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी रिएक्शन सही नहीं है? तो यहाँ पे आप देखेंगे Ag ने रिप्लेस किया है Cu को, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, चूँकि Ag जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें Cu के नीचे आता है, तो नीचे वाला ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो ये रिएक्शन आपकी गलत हो जाएगी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर को 72। तो ऐसी ट्रिक जो है आप जैसे ये रिएक्टिविटी सीरीज वगैरह की, ये सब आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ओके, नेक्स्ट इज 73, व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स इन एटम्स ऑफ हीलियम। हीलियम के हमें इतने एटम्स मिले हैं, उसमें उनका हमें उसमें नंबर ऑफ मोल्स पता करने हैं हमने। तो फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स N इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर Na। तो नंबर ऑफ एटम्स हमें दिया गया है ये 12.04 इंटू 10⁻23 और नीचे आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23। तो कट करिए, इससे ये कट हो जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा 2। तो आंसर क्या होगा आपका? 2 मोल्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर होगा 74, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर। देखिए क्वेश्चन नंबर 74, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करने हैं यहाँ पे हमें सल्फर 8 में। तो हमारे पास सल्फर दिया गया है इसमें 16 ग्राम, सॉलिड सल्फर हमारे पास 16 ग्राम है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे? N इज इक्वल टू 16/256। ओके, तो ये हमें मिलेगा 1/16 यानी कि 0.06 अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं।
अब नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए, लेकिन मॉलिक्यूल्स हमें पता करने हैं। तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, जो भी नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे Na से। और Na की वैल्यू आपको पता है 6.023 इंटू 10⁻23, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.06 से, और इस ढंग से आपको जो मिल जाएगा यहाँ पे वो मिल जाएगा यहाँ पे रखा हुआ है 0.062 इंटू दिस 6.023 इंटू 10⁻23। ओके, तो ऑप्शन पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। इनफैक्ट आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बहुत ही सिंपल यहाँ पे ऑप्शन रखा था। नेक्स्ट इज 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डॉवर्नियर्स ट्रायड इन पीरियोडिक टेबल। तो 3 ट्रायड डॉवर्नियर ने दिए थे, और वो कौन कौन से थे, आपका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये था एक। तो ये इसी ऑर्डर में है हमारे पास, नहीं ये ऑर्डर में नहीं दिया तो इसको हम नहीं मानेंगे। दूसरा था हमारा कैल्शियम, कैल्शियम के साथ था स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो CaSrBa हमें दिया है, और ये ऑप्शन सी आपका इस ढंग से करेक्ट है। तीसरे ट्राइड की अगर हम बात करें तो ये था आपका क्लोरीन। तो क्लोरीन आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्लोरीन, ओके, क्लोरीन, ब्रोमीन, और उसके नीचे था आपका आयोडीन। ओके, तो 3 ट्राइड आपके इस ढंग से हो जाते हैं, ये याद रखना, कहीं पे पूछा जा सकता है, सवाल अच्छा है ये। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 76, विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट की बात हो रही है, और यहाँ पे आप एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराओगे इसकी CH3COOH, और सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3। तो यहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, वाटर मिलेगा, और मिलेगा आपको सोडियम एसिटेट, CH3COONA। देखिए पूछा क्या गया हमसे, विच गैस इज रिलीज्ड। तो गैस तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ही रही, बाकी तो ये वाटर रहा और ये आपका सोडियम एसिटेट रहा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे दिया, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, अच्छा सवाल है ये, और यहाँ पे आप देख रहे हैं रिडक्शन तो हो रहा है कैसे, देखिए Mn यहाँ पे किसी स्टेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो आप, Mn की है प्लस की 4, और यहाँ पे आप देखेंगे जस्ट मोमेंट, इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देखेंगे तो Mn है 0 में, ठीक है। तो 4 से 0 में गया मतलब इसने इलेक्ट्रॉन खा लिए, इलेक्ट्रॉन खाने का मतलब क्या हो गया कि इसका रिडक्शन हो गया, और रिडक्शन हो गया है इसका मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन तो है। ओके, जब इसका रिडक्शन होगा तो किसी का ऑक्सीडेशन भी हुआ होगा। ओके, उसके बाद चलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्या, ये हीट निकल रही तो एक्सोथर्मिक भी है, बिल्कुल ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, MnO2 था, उस पर एल्यूमिनियम की रिएक्शन हुई और एल्यूमिनियम ने Mn को बाहर भेज दिया, ये डिस्प्लेसमेंट भी है, ठीक है। लेकिन ये डिकम्पोजिशन नहीं, डिकम्पोजिशन नहीं है, क्योंकि डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक सब्सटेंस दिया होता है, एक कंपाउंड, और वो टूटता है 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म करता है, और ऐसा यहाँ नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन डी आपका आंसर बनेगा, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि क्या नहीं हो रहा है, कौन सा इसमें एग्जाम्पल इसका नहीं, किसका एग्जाम्पल नहीं है। 78 देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स प्रेजेंट इन 0.65 मोल ऑफ कार्बन। तो भाई एटम निकालने हमें, मोल हमारे पास दिया है, तो मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आवागा 2 नंबर से मल्टीप्लाई करो आप, 0.65 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, तो ये हो जाएगा 3.91 इंटू 10⁻23। ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर होगा 79, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, यस, एंड इंक्रीज इन प्रेशर। ये सही है, क्योंकि हेनरी लॉ के हिसाब से भी आप देखोगे तो यही रिलेशनशिप होता है। और जी हम महसूस करते हैं, कुछ भी जब गर्म पानी पीते हैं तो उससे पानी नहीं, उस पानी से हमारी प्यास नहीं बुझती, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है। ओके, और आप जानते हो कि जो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक होता है उसमें अगर हम प्रेशर कम कर देते हैं, यानी ढक्कन खोल देते हैं, तो एकदम से उसका गैस सब निकल जाती है, क्योंकि वो घुली होती है हाई टेम्परेचर पे। ओके, तो हाई प्रेशर पे, जितना प्रेशर बढ़ेगा उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस हो जाएगी लिक्विड में। ओके, तो ऑप्शन ए पूरी तरह से आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इज 80 नंबर क्वेश्चन, कहता है एक्स एलिमेंट है जो कि क्लोराइड बनाता है XCl2। तो यहाँ पे एक्स की जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी भाई, इसको इधर ले जाओ, तो एक्स होगा +2 में और Cl होगा माइनस में, यानी x+2 और Cl -2 में टूटेगा, सॉरी 2 - में टूटेगा। ओके, 2 - में टूटेगा। ओके, 2 - में टूटेगा, 2 - में टूटेगा। ओके, तो ऑप्शन ए पूरी तरह से आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इज 81 नंबर क्वेश्चन, कहता है एक्स एलिमेंट है जो कि क्लोराइड बनाता है XCl2। तो यहाँ पे एक्स की जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी भाई, इसको इधर ले जाओ, तो एक्स होगा +2 में और Cl होगा -2 में, यानी x+2 और Cl -2 में टूटेगा, सॉरी 2 - में टूटेगा। ओके,
और इस ढंग से आप देखोगे तो यहाँ पे जो एलिमेंट आपका होगा वो होगा Mg, क्योंकि Mg वैलेंसी आपको पता है, Mg जो आयन बनाता है कैसे बनाता है, 2+ बनाता है, ठीक है। तो ये Mg होगा, दूसरे ग्रुप का मेंबर है ये। बाकी Na का तो आपको पता है वैलेंसी +1 होती है, एल्यूमिनियम की +3 होती है, और सिलिकॉन कार्बन ग्रुप का मेंबर है तो उसकी +4 हो जाएगी। तो वो सुटेबल इनमें से कोई भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ Mg आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 81 नंबर क्वेश्चन आपका, एक रिएक्शन यहाँ पे दी हुई है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द अबाउ रिएक्शन इन द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, हमें ये बताना है। तो वो हो क्या रहा है भाई, यहाँ पे रोस्टिंग होती है किसके लिए, रोस्टिंग हम करते हैं सल्फाइड्स के लिए, और एक्सेस एयर में करते हैं। तो यहाँ पे हमें ZnS दिया है सल्फाइड, और उसमें ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा दे दी है, देखिए 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दिया है, ओके। तो इसका हम रोस्टिंग करेंगे, तो पहले वाले में रोस्टिंग हो रही है, ओके, और दूसरे वाले में कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन हम किसके लिए करते हैं, कार्बोनेट्स के, C4 कैल्सिनेशन, C4 कार्बोनेट। इससे आप कोरिलेट करके याद रख सकते हो, और ये ट्रिक हो जाएगी आपके लिए, ओके। तो दूसरे में हो रहा है क्या, ऑक्सीजन तो है ही नहीं उसमें, ना के बराबर ऑक्सीजन होती है इसमें। जब हम कैल्सिनेशन करते हैं तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत ही कम रखते हैं। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल सही है कि दूसरे में कैल्सिनेशन हो रहा है, पहले में हो रही है। रोस्टिंग ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। 82 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो फिर से रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जेब्रा इन स्ट्रीट, ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर एंड गोल्ड सेव्ड, सॉरी कॉपर एंड Hg सेव्ड सिल्वर एंड गोल्ड, सेव्ड गोल्ड एंड प्लेटिनम, सॉरी, ओके। तो इस ढंग से आप याद रख सकते हैं, और ये ट्रिक आपको हमारे प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। और आप देखिए यहाँ पे मोस्ट रिएक्टिव जो है मेटल होगी वो होगी आपकी एल्युमिनियम। तो 82 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर होगा आपका 83। 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद 6 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड टू गिव 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम वाटर एंड x ग्राम सोडियम एसिटेट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास निकालना है, और यहाँ पे आप देखिए पहले हम लिख लेते हैं इक्वेशन क्या क्या बनने वाला है, क्या रिएक्ट कर रहा है। तो Na2CO3 रिएक्ट कर रहा है आपका 2 मोल ऑफ C2H5OH से, और यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है आपका CO2 वाटर, CO2 प्लस वाटर, और प्लस आपका CH3CO एसिटिक एसिड, सॉरी सोडियम एसिटेट, ओके। और आप देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से आपने लिया है ये 5.3 ग्राम, और ये कितना लिया है, ये आपने लिया 6 ग्राम। तो टोटल मास इधर लेफ्ट हैंड साइड में कितना हो गया, 6 + 5 11.3 ग्राम इधर बना, इधर था तो इधर भी इतना ही बनेगा। अब देख लो इधर वाले क्या क्या हमें दिए हुए हैं। इधर हमें दिया हुआ है जी आपका 2.2 ग्राम दिया हुआ है एक, और एक दिया है 0.9 ग्राम, और एक दिया हुआ है x ग्राम। तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लो, और ये आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली आपकी 8.2 ग्राम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 84 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगोज एडिशन रिएक्शन। तो ये किसकी पहचान होती है, एडिशन रिएक्शन होती है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पे भी हो। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ पे भी होगा। तो ये तीनों हमारा आंसर होंगे। और जो बचा हुआ है आपका C2H6, ये तो आपको पता है एल्केन है, इसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। तो पहला दूसरा चौथा हमारा आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 85 कहता है विच चैम्बर ऑफ द हार्ट रिसीव द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। तो हार्ट का स्ट्रक्चर कुछ ढंग से होता है, 4 चैम्बर होते हैं हमारे पास, ओके। एवीज में, मैमल्स में 4 चैम्बर होते हैं, और जी यहाँ पे आप देखेंगे इस ढंग से 4 चैम्बर हो गए। ये लेफ्ट ऑरिकल, ओके, या एट्रियम कहते हैं हम इसको, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपका हो जाएगा राइट ऑरिकल, और ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे आता है ब्लड, लंग से जो ब्लड आता है यहाँ पे आता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 86। नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स पूछे हैं हमारे पास, कितने होते हैं ह्यूमन किडनी में, तो 1 मिलियन होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं। क्यूबोइडल एपिथेलियम फॉर्म द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबुल्स। ऑप्शन डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा।
ये भी अच्छा सवाल था। 88 देखिए, द सेल ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका और प्लास्टिड हो गए। प्लास्टिड ओके, या क्लोरोप्लास्ट भी आप इसको कह सकते हैं। इनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, राइबोसोम्स भी इनके पास अपने होते हैं, और इसलिए इनको हम कहते हैं क्या? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। 89 कहता है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल इज कॉल्ड, टेप्टम होती है ये, और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। 90 नंबर, सैक्रोमाइसिस यीस्ट रिप्रोड्यूसेस बाय, कैसे ये रिप्रोड्यूस करता है? तो ये अपनी पीढ़ी बढ़ाता है बडिंग से। बडिंग के और बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे कि हाइड्रा है, सी एनिमोन है, बैक्टीरिया वगैरह, ये सब बडिंग की मदद से ही अपनी पीढ़ियाँ बढ़ाते हैं, ओके, रिप्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद 91 कहता है इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन द सब्सटेंस विच इज़ नॉट टेकन अप फ्रॉम आउटसाइड इज। तो भाई ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो रहा है, तो आपको पता है क्लोरोफिल उसके पास होता है, वो कहीं बाहर से नहीं लिया जाता, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट बाहर से भी लेता है, H2O बाहर से भी लेता है, और लाइट भी लेता है। 92 नाइट्रोजन इज एन इसेंशियल एलिमेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ, तो अमीनो एसिड बनते हैं, अमीनो एसिड बाद में प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस ढंग से प्रोटीन आपका आंसर बनेगा। ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है नाइट्रोजन, चूँकि प्रोटीन उसी से बनते हैं। 93 देखिए, ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड, पायरुवेट सॉरी, यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ओके, यहाँ पे एटीपी बनते हैं। 94 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज द लोवेस्ट लेवल इन एनर्जी पिरामिड, तो लोवेस्ट लेवल किसका होता है? जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो प्रोड्यूसर यहाँ पे क्या है? सिर्फ और सिर्फ ग्रास। 95 ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म्स, क्या बनाते हैं ये? इकोसिस्टम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 96 द phenotypic ratio of Mendel's monohybrid cross between pure tall and dwarf varieties in F2 जनरेशन, तो F2 में जो रेशियो होगा वो होगा 3:1। 96 का आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट इज 97 विच वन इज कंसिडर्ड एज माइक्रोन्यूट्रेंट, तो माइक्रोन्यूट्रेंट क्या होते हैं? जिनकी कम क्वांटिटी में हमें ज़रूरत होती है, और मैक्रो होते हैं जिनकी ज़्यादा क्वांटिटी में हमें ज़रूरत होती है। और माइक्रो जो होते हैं वो होते हैं 8। तो अभी हम माइक्रो की बात कर रहे हैं, मैक्रो से आप इसको आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ट्रिक आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, प्लेलिस्ट में हम ऐड कर देंगे उसको। और इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम याद रखते हैं कुछ रीजन से। एक ट्रिक होती है हमारी नाइस बॉय ओके, कॉल्ड Cl, मदर मोलिब्डेनम, मंजन MnZn मंजन, क्यों फेंका कार्बन सॉरी कॉपर, क्यों फेंका? नाइस बॉय कॉल्ड मदर मंजन क्यों फेंका, ये हमारी ट्रिक होती है। ये 8 एलिमेंट हो गए जिनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा मोलिब्डेनम, ओके। तो ऐसे कोरिलेट करके आप आसानी से याद रख सकते हो। अगर हम माइक्रो के बदले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें, वो होते हैं 9, टोटली होते हैं 17। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम कुछ ढंग से याद रखते हैं। पीके का कौन सा मग, पीके का कौन सा मग, CHON, कौन सा, यहाँ पे सा के लिए आप ध्यान रखेंगे सल्फर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा मग, MUG मग, और हम इसको MG से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो इस ढंग से आप याद रख सकते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट दोनों। अब सवाल है कि प्रोटिस्टा में क्या इंक्लूड करेंगे आप? तो ये यूनिसेलुलर होंगे और एडवांस होते हैं, यूकैरियोट्स भी होते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। 99 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल इनमें से कौन सा नहीं होता? तो यूप्टिकेला, या जिसको आप कह सकते हैं पॉरीफेरा का मेंबर है, और पॉरीफेरा के मेंबर में 3 जर्म्स लेयर नहीं होती, ओके। तो इस ढंग से आपका आंसर हो जाएगा बी। और यूप्टिकेला को आप साइकॉन के नाम से भी जानते हो, ओके। बाकी प्लेनेरिया की अगर हम बात करें तो प्लेटी हेलिमेंथीज में आता है, काफ़ी एडवांस है कंपेरेटिवली। फेस्टिवला भी उसी में आता है। एस्केरिस आता है आपका एस्क हेलिमेंथीज में। तो ये तो तीनों जर्म लेयर रखने वाले एनिमल्स होते हैं। 100 और लास्ट सवाल है ये आपका, स्पेसिफाई द वाटर फर्न विच इज़ यूज एज ए ग्रीन मैन्योर इन राइस फील्ड। तो राइस फील्ड यानी कि पेडी यानी कि धान के खेत में हम कौन सा ऐसा प्लांट यूज़ करते हैं जो फर्न होता है, और ये होता है आपका एजोला। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस ढंग से ये पूरे सवाल हमने यहाँ पे देख लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 58 ऑनवर्ड, और हमने कोशिश की है पूरा डिटेल सॉल्यूशन आपको अवेलेबल करा दिया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।